हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में वीडियो बनाने की श्रृंखला जो चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक मैं फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ वीडियो मैंने बनाए विचारकों के, मैं आगे भी बनाता रहूँगा। लेकिन आज कुछ नया टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, वो है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में साइकोलॉजी की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम लोग साइकोलॉजी के कुछ चीज़ों को समझेंगे, जो शुरुआती चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, उनको समझते हैं, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, बोर्ड में मैंने लिख रखा है मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा में मनोविज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बीएड एमएड का पाठ्यक्रम हो, बीए या एमए एजुकेशन का पाठ्यक्रम हो, निश्चित रूप से जो ये मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, ये हर तरह के कोर्स में इस तरह के पढ़ाया जाता है। छोटे स्तर पे भी पढ़ाया जाता है, चाहे वो डीएलएड का भी पाठ्यक्रम हो। किसी भी तरीके से शिक्षा में मनोविज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये समझने में मदद करती है एक शिक्षक को शिक्षार्थी के बारे में कि शिक्षार्थी का मनोविज्ञान क्या है, और उसी तरीके से उसको हम शिक्षा देते हैं। अधिगम में यानी कि लर्निंग में भी मन के विज्ञान को समझा जाता है कि जिस तरीके से प्रभावी अधिगम हो सके। तो देखिए, मनोविज्ञान का अर्थ है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है साइकी और एक है लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। जहाँ तक लोगोस की बात है, उसका अर्थ होता है विचार करना या अध्ययन करना, और साइकी का मतलब होता है आत्मा, मन इत्यादि। मतलब ये समय समय पर इसका साइकी के अर्थ बदलते रहे हैं, मैं भी बताता हूँ। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा भी कहते हैं। पहले प्रारंभिक अवस्था में तो इसको आत्मा बोला गया था, फिर मन भी बोला गया, और आदि नामों से पुकारते हैं। मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसके हर स्टेजेस में क्या हुआ। तो अभी ये समझिए कि साइकोलॉजी, जिसको हम मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है साइकोलॉजी, और ये दो वर्ड्स जो ग्रीक वर्ड्स हैं, साइकी प्लस लोगोस, इससे मिलकर बना हुआ है। लोगोस का अर्थ होता है विचार करना या अध्ययन करना, और साइकी का अर्थ होता है आत्मा, मन इत्यादि, और भी बातें होती हैं। तो ये जो मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना नहीं है। पहले तो मनोविज्ञान से कोई परिचित ही नहीं था। हमारे यहाँ तो भारत में देखिए कोई मतलब नहीं था, दर्शन ही था। दर्शन में ही मनोविज्ञान छिपा रहता था। हमारे चाहे रामायण को ले लीजिए, चाहे गीता को ले लीजिए, उसमें ही बहुत अच्छा मनोविज्ञान है, लेकिन वो दर्शन के रूप में। यहाँ पे क्या है कि जो जो पाश्चात्य विचारक थे, इसमें पाश्चात्य विचारकों का ही योगदान ज़्यादा रहा है। उन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग सा विज्ञान बनाया, एक अलग सी सब्जेक्ट का नाम दिया। तो इसको भी समझना जरूरी है, और सभी को ठीक तरीके से समझना जरूरी है। इसका अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, या लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग होती है। तो इसका मतलब थोड़ा ज्ञान नहीं, समझिए तो कायदे से समझिए, वरना जो है दिक्कत होगी। तो फिर क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाओं में जो मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें जो है परिवर्तन की अवस्थाएं, उसमें परिवर्तन की क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, मतलब स्टेजेस रही हैं। भाई कोई भी परिभाषा डेवलप होती है तो एकाएक डेवलप नहीं हो जाती। कोई भी रिसर्च होती है तो पहले कुछ गड़बड़ होती है, फिर थोड़ा सुधार होता है, फिर उससे बड़ा सुधार होता है, फिर एकदम परफेक्ट चीज़ आ जाती है। जैसे कि वैक्सीन की भी खोज होती है, पहले बनाई जाती है, कुछ दिक्कत आती है, टेस्ट किए जाते हैं, फिर दिक्कत आती, फिर उसमें और प्रभावी काम किया जाता है, फिर दिक्कत आती है। धीरे धीरे स्टेजेस के बाद में वो परफेक्ट बन करके तैयार होती है ना। उसी तरीके से यहाँ मनोविज्ञान की परिभाषाएं, तो सबसे पहले प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में जो मनोविज्ञान है उसको हम आत्मा का विज्ञान के नाम से बताया गया। ये आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल। ये 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों ने इस परिभाषा को दिया था। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों ने ऐसा बताया था, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे का नाम प्रमुख है। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे नामक ये जो विद्वान थे, इनका नाम प्रमुख है। और इसको बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन कालांतर में 16वीं शताब्दी में बताया तो इसको लेकर के बड़ा विरोध शुरू हो गया। लोगों ने ये कहा कि आत्मा क्या है, भाई आत्मा को किसी ने देखा नहीं,
आत्मा को ना छू सकता है, कहते हैं ना आत्मा छू सकता है ना आत्मा को देख सकता है ना। तो आत्मा क्या है, उन्होंने विरोध इस बात से किया कि आत्मा एक तो भौतिक पदार्थ नहीं है। जैसे हम लोग भौतिक पदार्थ देखते हैं, ये बोर्ड है ना, ये मार्कर है, ये भौतिक पदार्थ है। तो आत्मा कोई इस तरह की चीज तो है नहीं, किसी ने देखी नहीं। तो इन्होंने कहा कि आत्मा भौतिक पदार्थ से भिन्न है और ये जो है विज्ञान का विषय नहीं है। जो भौतिक पदार्थ होते हैं जिसमें हम प्रयोगात्मक पुष्टि कर सकते हैं प्रयोग के माध्यम से, जैसे फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, उसमें आप प्रयोग करते हैं ना, कोई भौतिक पदार्थ होते हैं, आप उनका प्रयोग करते हैं, कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो आत्मा ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा आत्मा जो है भौतिक पदार्थ से भिन्न है। इन्होंने कहा आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा को कोई नहीं जानता। तमाम तरह के फिलॉसफीज़ हैं, आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो इस तरीके की कई बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है, ये विज्ञान का विषय नहीं हो सकता, जबकि हम स्टडी कर रहे हैं मनोविज्ञान की। तो इन्होंने इस परिभाषा को, जो हमारे विद्वान थे, बहुत सारे विद्वान थे उस समय, तो उन्होंने नकार दिया। फिर आई सेकंड स्टेज, द्वितीय अवस्था, जिसमें मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। ये 17वीं शताब्दी में जो है साइकी, जो मैंने साइकी बताया, पहले इसका नाम आत्मा था, फिर इसका नाम हो गया मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया। लेकिन इसकी मैंने लिख रखा आलोचना हुई, किस बेस पे हुई? यही आत्मा के बेस पे हुई। जैसे आत्मा की आलोचना हुई थी, वही तरीके से भाई कहते हैं लोग कि मन क्या है। मन क्या है? मन को किसी ने देखा, कोई भौतिक पदार्थ है। मन क्या है? जैसे आत्मा है वैसे ही मन है। लोग कहते हैं मन की गति बहुत तेज होती है। क्या उसके पैर लगे होते हैं? क्या उसमें पहिए लगे होते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मन को भी किसी ने देखा नहीं, ये भी प्रयोग का विषय नहीं है, ये विज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। फिर आया तीसरी स्टेज, तृतीय अवस्था। देखिए बहुत स्टेजेस में ये डेवलप हुआ है मनोविज्ञान। तो तृतीय अवस्था क्या है? इसमें कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, कि ये जो है कॉन्शियसनेस का विज्ञान है। ये कहा 18वीं शताब्दी के अंत में विलियम जेम्स वुंट तथा जेन सली, ये लोग थे, ये विद्वान थे। इन्होंने कहा कि भाई विलियम जेम्स वुंट और जेन सली ने ये बात कही कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, मतलब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो क्यों कहा? विलियम जेम्स ने ये बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है क्योंकि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, उन्होंने ये बताया। अब मनुष्य की चेतन क्रिया हैं, जैसे मनुष्य खाता है, पीता है, टहलता है, दूसरे से बातचीत करता है, कभी खुश होता है, कभी गुस्सा करता है। ये सब चेतन क्रियाएं उसकी चेतना में की गई क्रियाएं होती हैं, है ना। उसके अंदर जो प्राण शक्ति है उसमें की गई क्रियाएं होती हैं। तो इसका मतलब चेतन क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान, इन्होंने कहा कि चेतन क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। लेकिन इसका ये बहुत विरोध हो गया कि चेतना का अर्थ क्या होता है? जो भाई वर्तमान में हमारी जागरूक स्थिति है, उसमें जो हम क्रियाएं कर रहे हैं जागरूकता में, वो चेतन क्रियाएं मानी जाती हैं। ये हमने खाया, हमने पिया, हमने टहला, हमने किसी से बात की, हमने जो है पढ़ा लिखा, है ना, हमने किसी पे गुस्सा किया, हमने किसी से प्यार किया, किसी से नफरत की, तो चेतन क्रियाएं हैं। तो इसमें कहा कि ये तो प्रेजेंट की बात हुई, ये तो प्रेजेंट जागरूक स्थिति का बोध होता है। तो इसमें सबसे बड़ा काम किया था इस आलोचना में एक वियना के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रायड। पूरा मनोविज्ञान बहुत कुछ इसी पे बेस्ड है, सिगमंड फ्रायड के ऊपर। उन्होंने कहा कि मन जो है, मन उसके, ये साइकोलॉजी में बड़ी भूमिका है इनकी, कि मन के स्तर 3 बताए उन्होंने। एक चेतन होता है, एक होता है अर्ध चेतन जिसको आप लोग सब कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं, और एक होता है अवचेतन, अनकॉन्शियस बिल्कुल। तो मन की 3 स्टेज बताइए। देखिए मन बहुत बड़ी चीज होती है, आपका मस्तिष्क, तो उसमें 3 तरह के स्तर बताए, 3 लेवल्स बताए।
एक चेतन, एक अर्धचेतन और एक अवचेतन। तो ये जो आपकी जो तीसरी परिभाषा है ये चेतना का विज्ञान है। मतलब चेतना का मतलब जो वर्तमान जागरूक स्थिति होती है, लेकिन कुछ विचार तो हम लोगों के अर्धचेतन मन में होते हैं, फिर अवचेतन मन में भी कुछ होते हैं, दबी हुई भावनाएं। आप पढ़िए सिगमंड फ्रायड को, बहुत तमाम अर्धचेतन में भी होती हैं। तो इसका मतलब जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या जो है कॉन्सेप्ट रहा है, क्या इनकी थ्योरी रही है। ये भी आपका विषय है मनोविज्ञान का, तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये चेतना का विज्ञान कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है, ये चेतना की बात करता है। व्हाट अबाउट अनकॉन्शियस लेवल, what about unconscious level, what about subconscious level, है ना। this definition, this third stage definition doesn't tell about this, so we have to make sure whether this definition is okay or not। तो ये कह करके सिगमंड फ्रायड और इस तरह के और विद्वान थे, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो उसके बाद जो चतुर्थ अवस्था आई है, फोर्थ स्टेज, उसमें क्या हुआ, इसमें क्या कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मतलब इट इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। और ये बहुत परफेक्ट परिभाषा साबित हुई। देखिए व्यवहार को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी का व्यक्तित्व कैसा है। देखिए व्यवहार से ही तो पता चलता है। तो इसमें बताया है कि 19वीं शताब्दी में, चूंकि 19वीं शताब्दी की बात है ये, तो उसमें विज्ञान की भी खूब प्रगति हो रही थी, है ना। उसमें एक समय एक विद्वान थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, मैकडूगल। 1905 में उन्होंने सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान, जो सजीव प्राणी हैं जिनमें जीवन है, उनके आचरण के सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस के रूप में इसको परिभाषित किया कि जो मनोविज्ञान है ये सजीव प्राणियों के आचरण का सकारात्मक विज्ञान, सजीव प्राणियों के जो आचरण है, आचरण कंडक्ट, उसका सकारात्मक विज्ञान है, उसको स्टडी करने वाला विज्ञान है, ऐसा मैकडूगल ने बताया। और मैकडूगल ने 3 साल बाद 1908 में इसमें एक, अभी तो इसने कहा कि सजीव आचरण का, सजीव प्राणियों के आचरण का सकारात्मक विज्ञान है, लेकिन 1908 3 साल बाद, ठीक 3 साल बाद उसने थोड़ा संशोधन किया और उसने अपनी इस परिभाषा में व्यवहार शब्द का भी उपयोग किया, बिहेवियर का प्रयोग किया। और बिहेवियर के माध्यम से बताया कि जो आपका चतुर्थ अवस्था, मतलब में ये बताया उसने की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। तो अब व्यवहार की बात भी बहुत सारी होती है, इसमें भी 2 तरह की बात होती है। एक तो बाह्य व्यवहार आदमी का होता है, तो उन्होंने कहा है कि व्यवहार की जो व्याख्या है, जो व्यवहार है उसकी व्याख्या बड़ी कठिन है, और उसकी व्याख्या अनुभूति के माध्यम से की जा सकती है। मतलब अनुभूति का मतलब होता है, एक होती है आपकी बाह्य अनुभूति, एक होती है आंतरिक अनुभूति। तो जैसे व्यवहार को भी देख करके बहुत कठिन है, जैसे मान लिया दुख में भी आंसू निकलते हैं और कभी कभी खुशी में भी आंसू निकलते हैं, तो अनुभूति के माध्यम से व्याख्या की जाएगी। अब आप कहेंगे किसी खुशी के आंसू निकलते हैं, कहेंगे क्या दुख है तुमको, मतलब देखिए उसकी अनुभूति अलग है, वो खुश हो रहा है तो आंसू निकल रहे हैं, और कोई दुखी हो रहा है तो भी रो रहा है। इसका मतलब है कि व्यवहार की व्याख्या करना भी कठिन है। उसकी व्याख्या कैसे हो सकती है, आपकी अनुभूति, जो अनुभूति है उसके माध्यम से व्याख्या की जा सकती है। तो ये जो व्यवहार की परिभाषा दी गई व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ये बहुत सटीक परिभाषा मानी गई मनोविज्ञान में, क्योंकि इसका हम लोग, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। और विज्ञान में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है, साइंस में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से जो मनोविज्ञान है उसमें 4 तरह की अवस्थाएं होती हैं। ये मैंने आज आपको जानकारी दी है। मैंने मनोविज्ञान भी शुरू कर दिया है और लगातार मैं इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। जहाँ फिलॉसफी के टॉपिक डिस्कस करूँगा वहाँ पे इस व्यवहारिक टॉपिक को भी मैं डिस्कस करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। तो आज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।